नमस्कार, प्रभात खबर के हेल्थ इज़ वेल्थ के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम आज कुछ विशेष मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये मुद्दा है ब्राउन शुगर और युवाओं के बढ़ते दखलअंदाजी, यानी कि कैसे जो एक नई पीढ़ी है, ये नई पौध जो है वो कैसे इसकी चपेट में आ रही है और अपना भविष्य और अपना जीवन दोनों बर्बाद कर रहे हैं। आखिर इस पे हम कैसे लगाम लगा सकते हैं, क्या करना चाहिए, समाज को कितना आगे आना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं रिनपास के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा जी को। सर नमस्कार। बहुत शुक्रिया। और सबसे जो सवाल है कि ये जो नशे का जो दौर चल रहा है, नशे में जो युवा हैं उनका ट्रेंड कैसे, नशा का ट्रेंड कैसे बदल रहा है सर? देखिए, मैं पिछले 3 से 4 सालों से जब रेगुलर ओपीडी के बेसिस पे जब मैं रिनपास में पेशेंट देख रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि पहले जो तादाद में ब्राउन शुगर एडिक्ट पेशेंट्स या ब्राउन शुगर पे डिपेंडेंट पेशेंट्स जब हमारे पास आते थे, तो उसकी तादाद में बहुत इजाफा आया है। ये इजाफा अब केवल रांची जैसे महामने शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग सब डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, माने जितने भी ज़िले हैं झारखंड में, उन ज़िलों से लगभग ये केसेस सामने आ रहे हैं। और इनके इलाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं रिनपास। कुछ लोग हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, और इसके साथ साथ जो है कुछ सिंथेटिक ड्रग्स की एंट्री हुई है, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और बाकी जो ड्रग्स कॉमन हैं, जो लीगल ड्रग्स हैं, जैसे शराब हो गया, तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गई, या गांजा हो गया, ये अब आम होता चला जा रहा है। लोग इस नशे से भी अब ऊपर उठना चाह रहे हैं, बिकॉज गांजा जो है गेट अवे ड्रग माना जाता है, वो दूसरे ड्रग्स के लेने का रास्ता खोल देता है। तो अब जो सबसे बड़ा रास्ता जो खुला है वो ब्राउन शुगर की तरफ खुला है। सर देखिए, चिंता इस बात की है हम लोगों की, क्योंकि अब जो नशा जो था वो शराब, तंबाकू, सिगरेट तक सीमित था, लेकिन अब ये दायरा बढ़ रहा है युवाओं का। ये शराब और नशा जो था वो अब बड़ा रूप ले लिया है। ब्राउन शुगर की जब आपने बात की, तो क्या हम ये जानना चाहेंगे कि जो नए जो ट्रेंड जो बदल रहे हैं आपके नशे के, उसमें क्या गांव के लोग हैं या अर्बन क्षेत्र के लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र के इलाके के बच्चे युवा भी सामने? जितने भी लोग इस नशे का सेवन करने लगे हैं, वो लगभग 14-15 साल से लेके 30-32 साल तक के कैटेगरी में आते हैं। और हो क्या रहा है कि इसकी पहुंच जहाँ तक है, ये नशा जहाँ तक पहुँच पाया है, वहाँ तक के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इसमें मैं आपको एक विस्तार से कुछ बताना चाहूँगा कि जब एक सर्कल में ये ड्रग पहुँचता है किसी एक व्यक्ति तक, उसको मालूम होता है कि ब्राउन शुगर नाम की कोई चीज़ है जो बिक रही है बाज़ार में, जिसको लेने से बहुत अच्छा नशा होता है, आदमी सब कुछ भूल जाता है, स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, खुश महसूस करने लगता है। तो वो अपने साथ एक सर्कल बनाता है। उस सर्कल में कहीं से भी, मतलब गांव हो या शहर हो, ये सर्कल कहीं भी फॉर्म हो जाता है और लोग इस चीज़ के चपेट में आ जाते हैं। और धीरे तो ये वंस पर डे के हिसाब से बैठते हैं और इस नशे का सेवन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ये नशा बहुत ज़्यादा जिसको एडिक्शन, इसका जो पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा है कि कुछ ही हफ्तों के अंतराल में जो ये हो जाता है, उनका प्राइम मोटिव ये हो जाता है कि हम कब बैठें और ब्राउन शुगर का सेवन करें, और कैसे इसके लिए हम पैसा उगाही करें, ताकि हम इसको सफिशिएंट क्वांटिटी में ख़रीद सकें। जो डिपेंडेंसी या एडिक्शन की जो टिपिकल डेफिनेशन होती है, उसके चारों मायने तक ये उतर आते हैं बहुत जल्दी। जो पहले जो गांजा पीते थे या जो जिनका शराब की लत थी या तंबाकू की लत थी, वो साथ साथ भी इनमें चलती है। क्वांटिटी भले इन चीज़ों की कम हो गई हो, लेकिन अब ये एक मिक्सचर है। जो ब्राउन शुगर जो जब ये लत लग जाती है, ये लीथल है, बिकॉज ये एक ऐसा ड्रग है जिसकी एडिक्टिव पोटेंशियल बहुत हाई है। 1-2 बार ही लेने के बाद लोगों को लेने का मन कर जाता है। तो ये इस तरह के फॉर्म में अभी हमारे प्रदेश में इस तरह से लिया जा रहा है। सर एक तो जो आप बता रहे थे कि ये अर्बन और यूथ और ग्रामीण दोनों इलाकों में किस तरह पैर पसारते जा रहा है, तो
एक चीज़ और ये भी जानना चाहेंगे कि ये प्रोफेशनल जो है कॉलेज स्कूल, तो क्या ये इसका दायरा वहाँ तक बढ़ गया है कि युवा आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है? कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जिस तरह का नशा करते हैं वो भी हमारे तक आते हैं, जिनको लगता है कि मतलब रांची में कंसल्टेशन लेके या नशा मुक्ति के लिए आगे आने में उनको कोई शर्म महसूस नहीं होती है। लेकिन डेफिनेटली ब्राउन शुगर तो बिल्कुल पहुंच चुका है। अब उसका सीमित इस्तेमाल हो रहा है या असीमित इस्तेमाल हो रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक कुकून में रहते हैं, वहाँ की ख़बरें बाहर नहीं आती। लेकिन डेफिनेटली ये वहाँ तक पहुँच चुका है और लोग इसका सीमित या असीमित इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, एक स्थिति तो ऐसी भी हो गई है कि जब दायरा बढ़ रहा है, यूथ उसकी चपेट में है, तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऐसी परिस्थिति में समाज को या युवाओं को बचा पाएंगे, और आप लोगों की कितनी जिम्मेदारी बनती है सर इसमें? देखिए, नशे की जो लत होती है वो एक बीमारी होती है। मतलब ये कोई बहुत बड़ी इसमें फ़िलॉसफिकल वे में इसको पुट करने बोलने में की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक पर्टिकुलर बीमारी होती है। ये किसी चीज़ की भी लग सकती है, चाहे वो तंबाकू की लत हो या ब्राउन शुगर की लत हो। होता क्या है कि आपको इससे नुकसान कितना जल्दी किस ड्रग से समझ में आता है। तो ब्राउन शुगर आप 6 से 7 महीने कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं तो वो शक्ल पे दिखाई देने लगता है कि ये जो आदमी है ये उसके लत के शिकार हैं, और वो तरह तरह के इंडिकेटर छोड़ते जाते हैं जहां लोगों को पता चलते जाता है कि हाँ भाई ये ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भागीदारी जो है उनके अभिभावकों की भी बनती है, पूरे सोसाइटी की जिस तरह से बनती है वो कि जितना ज़्यादा आप रिपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप बताएंगे, जितना ज़्यादा आप बताएंगे कि यहाँ मिल रहा है या वहाँ मिल रहा है, तो जब तक इसकी सप्लाई नहीं कम होगी या बंद होगी तब तक तो डिमांड इसकी कम होने वाली है नहीं। आप अगर हम लोगों की बात करें, एज ए मनोचिकित्सक की बात करें या नशा मुक्ति विशेषज्ञ की बात करें, तो हम लोग भी एक लेवल तक कोशिश कर पाते हैं, और अगर उस व्यक्ति की छोड़ने की इच्छा, उसकी जो इच्छा शक्ति है, जब वो समझ चुका है कि इस नशे का सेवन करने से मुझे कितना नुकसान हो चुका है, तो अगर वो इच्छा शक्ति, जिसे हम इनसाइट बोलते हैं, अगर वो इच्छा शक्ति जाग गई तो वो खुद लड़ता है, हमारी दवाइयाँ उसे मदद करती हैं। कुछ लोग रिलैप्स कर जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट के लिए आगे आते हैं, लेकिन ये तभी हो पाता है जब उन्हें समझाया जाए या उनको गाइडेंस दिया जाए कि हाँ भाई इस चीज़ को अगर नहीं छोड़ोगे तो आपके लिए फ्यूचर में जानलेवा होगा, बिकॉज उसके त्वरित मानसिक रोगों के शिकार हो जाने की उसमें ये है टेंडेंसी है। तरह तरह के गंभीर मनोरोग हो जाते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये चीज़ मैंने देखा है और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। जी, एक तो आपने बताया कि ये दायरा बढ़ रहा है, समाज की जिम्मेदारी बढ़ रही है, मनोचिकित्सक की जिम्मेदारी भी है, लेकिन चिंता इसलिए भी है क्योंकि अब जो है ये दायरा बढ़ गया है और इसमें सरकार को भी इंटरवेंशन करना पड़ा। सरकार भी इसमें अब आ गई है कि जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसको लेकर के व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अब जो है युवाओं को ऐसे जो है जो ये नशा से दूर करना है। तो इसमें एक और सवाल लेना चाहेंगे कि जैसे मान के चलिए कि एक आम जो अभिभावक है उसको ये पता नहीं हो पाता है कि उसका बच्चा जो है अगर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लक्षण क्या हैं, क्या उसके अंदर में ऐसा कोई परिवर्तन दिखता है जिससे अभिभावकों को लगे कि अब मुझे जो है ये शायद इस पर विचार करना चाहिए कि ये कुछ अलग सा दिख रहा है और अलग व्यवहार हो कर रहा है। इसे मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। एक 18 वर्षीय पुरुष का आप एग्जाम्पल लीजिए कि अगर वो क्लास 12th में है या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, इसी शहर में रहता है और पहले से वो कुछ ऐसे नशीले पदार्थों का कभी कभी सेवन करता था, लेकिन उसका जो सर्कल है जिसे हम पीयर ग्रुप बोलते हैं हमारे भाषा में, जो पीयर ग्रुप में अगर ब्राउन शुगर की एंट्री होती है तो वो धीरे धीरे इसको कैजुअली लेना शुरू करता है। कुछ समय तक तो घर पर आना, तुरंत सो जाना, खाना कम कर देना, चिड़चिड़ा हो जाना, 10-15 दिन के बाद ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अगर वो किसी एकेडमिक कोर्स में है, चाहे किसी चीज़ में हो, उसका डिक्लाइन दिखने लगता है। कॉलेज स्कूल वगैरह जाना वो छोड़ देते हैं और सबको लगता है कि वो कोई अवसाद में है या कोई उनको ये है, और कोई ये समझ नहीं पाता कि हमारा लड़का भी ब्राउन शुगर जैसे बहुत ही जैसे मादक पदार्थ का सेवन कर बैठेगा।
लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें ये सस्ता सामान नहीं है, ये सस्ती चीज़ नहीं है। अगर एवरेज आप एक ब्राउन शुगर डिपेंडेंट आदमी जो है, अगर वो अपने पे खर्च करेगा तो लगभग 2 से ढाई हज़ार रुपये मिनिमम उसको अपने लत को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं से पैसे की डिमांड शुरू होती है। अब अगर वो संभ्रांत परिवार से है तो जब तक डिमांड हो रहा होता है तब तक नशा चल रहा होता है। लेकिन जब कभी तेज़ गुस्सा आना, लड़ाई कर लेना, परिवार में दिक्कत करने लगना, दिनचर्या का ऐसा परिवर्तन होना कि दिन भर सो रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, बाहर ज़्यादा रह रहे हैं, समय समय पे बाहर जाते हैं, टाइम फिक्स है, इन तरह के लोगों से कांटेक्ट में हैं, तो जब इस तरह से होता है तो एक अलार्म बेल बज जाता है कि हाँ कुछ तो नशा है ऐसा जिसमें ये पूरी तरह से घिर चुके हैं और इनको मदद की ज़रूरत है। नहीं तो अभिभावकों को जैसे होता है कि अब समाज का भी रहता है, लोक लज्जा की बात होती है ऐसी चीज़ों पर लेकर, तो अभिभावकों को ये झिझक कब छोड़नी चाहिए कि अब तो सही समय, तो वो सही समय क्या है सर? देखिए, तो इस पे मैं जो कहना चाहूँगा कि अभिभावक तभी अलर्ट होते हैं जब घर से सामान चोरी करके कोई बेचने लगे, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा से बिलोंग करते हैं। पैसे की डिमांड उतनी हो जाए, नहीं पूरी करने पे हाथापाई की नौबत तक उतर आए, गाली गलौज के नौबत तक उतर आए, तब आप समझिए कि ये जो एडिक्शन है ये पूरी तरह से डिपेंडेंट पैटर्न पे जा चुका है। और अगर आप इसका त्वरित इलाज नहीं कराएंगे तो आगे चल के गंभीर मनोरोगों को आप दावत देंगे, और जिसके चलते दवाइयाँ काफ़ी दिनों तक खानी पड़ेगी। और जिस एज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ उस एज में आपका करियर बनता है, ये सब उस चीज़ में जो कहीं ना कहीं आप सब खो बैठेंगे। अभिभावक जो हैं, मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन उन्हें ऐसा शक हो तो हमारे पास ऐसे टेस्ट्स होते हैं जिसे हम करा के जान सकें कि क्या ये उस ड्रग कंपाउंड का सेवन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये टेस्ट कोई बहुत महंगा भी नहीं होता है। तो अभिभावक अगर जागरूक हो जाएं तो वो तो तुरंत आके एक टेस्ट कराएं और उसमें मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सा पदार्थ का सेवन आप कर रहे हैं। शर्म की जहाँ तक बात करें, हाँ वो बहुत इस कदर तक कि किसी को, हमारे शहर में जो 2 मुख्य अस्पताल हैं, रिनपास है, CIP है, तो एक टैबू है कि भाई वहाँ ले जाएंगे तो मेरे बच्चे को पागल करा दिया जाएगा। तो वो शहर के प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं, उनसे इलाज कराते हैं। कई बार वो सक्सेसफुल होते हैं, कभी वो नहीं होते हैं। लेकिन आगे आने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। जब तक आप आगे नहीं आएंगे, ये शर्म का जो झोला, आप जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं, तब तक फिर जब बहुत लेट हो जाएगा तो इसका इलाज करने में भी बहुत मुश्किल आएगी। तो ये मैं हेल्थ इज़ वेल्थ कार्यक्रम के माध्यम से प्रभात खबर के दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हाँ जी सर, एक चीज़ तो और कि जैसे मान के चलिए कि जब स्थिति बिगड़ ही रही है, बच्चे पहचान में आ जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उनको हम कैसे एक अच्छा मतलब उस पर ट्रीटमेंट पे ले जाते हैं? तो कितने दिनों तक उनको सुधार मतलब की ज़रूरत होती है, कितने दिनों तक ये इलाज चलता है जिससे वो फिर से वो नॉर्मल स्थिति में आ पाते हैं, या फिर वो गड़बड़ा जाता है, मतलब समय चला जाता है? इलाज की समय सीमा तय करके एक समय माने एक टारगेट टाइम बताना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों की इच्छा शक्ति ऐसी होती है कि जब वो ठान लेते हैं, जब वो खुद जान जाते हैं कि मैं कुछ सालों से ब्राउन शुगर का सेवन कर रहा हूँ और उसके चलते उनको कितना नुकसान हुआ है, या डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, 4 तरह की दवाई खानी पड़ रही है, तो अगर उनमें इंसाइट डेवलप कर जाता है कि हाँ ये मुझे लत की प्रॉब्लम है और आत्मविश्वास जागता है, तो वो लोग, कुछ लोग खुद से भी छोड़ देते हैं। कुछ महीनों तक दवाइयों की ज़रूरत होती है देने के लिए और फिर इस चीज़ से वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ज़िंदगी में स्ट्रेसेस बहुत हैं। आज सब कुछ समय ठीक है, कल समय ठीक नहीं होगा। तो जब वो ख़राब समय आता है तो वो नशा की तरफ रुक कर जाते हैं फिर से, और रिलैप्स। तो इस पर्टिकुलर ब्राउन शुगर में रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग छोड़ने के बाद भी इसके चपेट में आने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग सब माने कोशिश तो जारी रहती है कि किसी न किसी तरह से लोग छोड़ें। लेकिन उन लोगों में सक्सेसफुल हम ज़्यादा हो पाते हैं जिनको खुद समझ में आता है कि अगर इस नशे का वो सेवन करेंगे तो उनकी ज़िंदगी कितनी बर्बाद होगी। जी, एक तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि OPD में आप बैठते भी हैं, तो कैसे जो युवा जो है वो किस तरह के मतलब समस्या को लेकर के पहुंचते हैं, और आपको ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है सर? देखिए, जो जनरली जो NCRB का डेटा है, जो स्ट्रेसर्स उसने डिफाइन किए हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स, फैमिली स्ट्रेसर्स, या आपका रिलेशनशिप स्ट्रेसर्स, फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स, ये जितने भी स्ट्रेसर्स एक आदमी को गुजरते हैं, वो आदमी को कहीं ना कहीं अवसाद, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इस तरह के माइनर मेंटल एलिमेंट्स के थ्रू ले जाते हैं। होता क्या है कि इसको दूर
दूर करने के दो उपाय होते हैं, या तो आप आकर के इसको मेडिकेशन से इसका हल निकालिए, किसी प्रोफेशनल से मिलिए, और दूसरा कि आप नशे का सेवन करने लगिए कि भाई आज फ्राइडे है, आज सैटरडे है, आज सब गम भुलाने के लिए हम नशा करेंगे, ये चाहे वो किस तरह का भी नशा हो। तो जो इसके चंगुल में फंस जाते हैं वो कहीं ना कहीं आगे नहीं आ पाते, और उन्हें लगता है कि इन दवाइयाँ का कोई असर नहीं होगा या हम अपने से छोड़ेंगे। तब तक काफ़ी समय बीत जाता है, पता चलता है कि उनके ज़िंदगी के जो मुख्य 2-2.5-3 साल हैं जहाँ उनकी करियर डिसाइड होगी वो बर्बाद हो जाता है। और फिर जब तक वो हम आते हैं तो फिर हम उनको बताते हैं, फिर वो हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जो उसको काउंटर करती हैं, वो शुरू करके उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सर एक सवाल जो लोगों के जहन में हमेशा ये रहता है कि जो साइकेट्रिक के पास जाएंगे या मनोचिकित्सक के पास जाएंगे तो दवाएं सोने की मिलती हैं, बच्चा शिथिल हो जाता है, दिन भर सोता रहता है, तो क्या ऐसी ही दवाइयां हैं? देखिए, आज ये भ्रांति मैं इस कार्यक्रम और प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तोड़ता हूँ कि कुछ मानसिक बीमारियों का जो इलाज है वो सोना भी है। अगर मैं नाम लेने लगूंगा तो काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि उनमें जो मुख्य प्रॉब्लम होती है वो नींद की होती है। उस वजह से वो बीमार या परेशान, या उस बीमारी का एक लक्षण नींद नहीं आना या ज़्यादा नींद आना होता है। तो ऐसा कभी ना समझें कि जो नींद की दवाई दी जाती है वो टेम्पररी बेसिस पे दी जाती है। जैसे जैसे आपका मन सुधरता है वो भी एक साइकेट्रिस्ट जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करता है वो उस ड्रग को भी हटा लेता है। लेकिन अगर आप उसकी मुख्य ट्रीटमेंट जो जड़ से, अगर आप उसका, जैसे आपको अवसाद है, अगर आप उसने उसकी गोली नहीं खाई और बस अपने मन को खुश रखने के लिए ट्राइका जैसा ड्रग जो है, जो अल्प्राजोलम खाते रह गए, तो वो उसका इलाज नहीं हो पाता, आप उसके नशे का, वो उसके लत का शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैं भ्रांति तोड़ना चाहता हूं कि कुछ ऐसे मनोरोग हैं जहां पे आपकी नींद आपको बहुत हद तक ठीक करती है। तो ये नींद की दवा को ऐसा ना समझें ये कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक चल सकती है, किसी किसी केस में कुछ सालों तक चल सकती है, लेकिन ये बंद होगी। जी, एक चीज़ और है कि जब ये इतनी जो तेज़ी से यूथ बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि क्राइम के प्रति ऐसे जो नशे के आदी लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और उनका भविष्य चौपट हो रहा है? मेरे पास खुद के साक्ष्य हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कभी चेन छिनतई जैसी वारदातें नहीं होती थी। जब ये होने लगी तो पता चला कि वो 16-18 साल के युवक होते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता कि अगर वो पर्स खींच के ले जाएं तो उसमें से वो उतने मिले जितने से उनका नशा मतलब आ जाए। तो इस तरह की छिनतई के मामले, इस तरह के छोटे छोटे मोटे चोरियों के मामले, कुछ भी बेच करके कहीं से 500-1000 रुपये जुगाड़ लिए ताकि वो उस दिन का नशा कर पाएँ। तो ये पेटी क्राइम्स जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है वो लोग जिनको नशे के पैसे कहीं से नहीं मिल रहे हैं, और जो लोग पैसे कमा भी रहे हैं और इस नशे का शिकार है तो उनका सिग्निफिकेंट पोर्शन उनका अर्निंग जो है उसी में चला जाता है। और ये जब एक पीयर ग्रुप में बैठ के लेते हैं तब कंट्रीब्यूशन हो जाता है सबके तरफ से, तो फिर वो भी लेना आसान हो जाता है। तो एक ये विशियस साइकिल बना रहता है जब तक कि कोई उसमें इंटरवीन ना करे। अब जब हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसके नंबर को चेंज कर देना कि आप इनके मोबाइल नंबर को चेंज कर दीजिए ताकि ये नेक्सस से बाहर निकल पाएँ, उनको फ़ोन ना आए। आप उनके अभिभावक को, हम लोग कहते हैं कि आप उस कंसर्न थाना जा करके बताइए कि यहाँ पे मंडली जमती है या जो भी होता है, वहाँ जाके वो रेड करके ताकि उनको हटाएं। तो जब तक उस लेवल तक इंटरवेंशन नहीं होगा ये नशा कहीं लोग इस्तेमाल कम तो नहीं करेंगे। जी, एक देखिए हम लोगों ने सारी बिंदुओं पर बातचीत कर ली, लेकिन अहम सवाल तो यही होता है कि हम समाज को तभी सुधार सकते हैं जब हम जागरूक कर पाएँ। तो आपके हिसाब से या आपके द्वारा वो क्या हम संदेश देना चाहेंगे अपने यूथ को कि अब जो है ये नशा जो है हमारा भविष्य नहीं, हमारा भविष्य को बिगाड़ रहा है, हमें इससे बचना चाहिए? आप कुछ बताएं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बस इतना बताना चाहूँगा, जो कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कहने जा रहा, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 16 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल के लोगों में भी डिप्रेशन, अवसाद, एंग्जाइटी बहुत कॉमन हो गया है। सबको किसी न किसी तरह का स्ट्रेस है, किसी को पढ़ाई का, किसी को फिनेंस का, किसी को घर का, किसी को रिलेशनशिप का। स्ट्रेसेस हर जगह हैं। रेजिलियंस जिसको कहते हैं कि अपने आप में उसको झेलने की क्षमता, उसको बढ़ाना है। रेगुलर लाइफस्टाइल जीने से
लेके जो आप हर दिन वेरियस रील्स में देखते रहते हैं कि ये खाइए, वो मत खाइए, ये कीजिए, ऐसा कीजिए, तो वो आप फॉलो नहीं करते हैं और आप ज़रा सा भी दुखी हो जाते हैं या ज़रा सा भी परेशान हो जाते हैं तो आप या तो कैनबिस या गांजा, मतलब कैनबिस और उसके बाद ब्राउन शुगर तक पहुंच जाते हैं, अल्कोहल का सेवन बढ़ा देते हैं। तो ये मत कीजिए। ये एक तरह का सेल्फ मेडिकेशन टेक्निक है कि जब तक आप डॉक्टर को अवॉइड कर सकें, लेकिन इन पदार्थों का सेवन करने से जो आपको नुकसान होता है वो आपको तभी समझ में आएगा जब इसको या तो आप कर चुके हैं या आपने बहुत किसी क्लोज आदमी को इससे गुजरते देखा है। तो अगर आप आगे आना चाहें तो हमारे पास रांची ब्लेस्ड है कि आपके पास 2 ऐसी बड़ी जगहें हैं, बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे आपका मुफ्त इलाज होता है और आपको कोई जज नहीं करेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सेलिब्रिटीज़ लोगों ने अपने नशे के बारे में बताया है और कैसे उन्होंने छोड़ा उसके बारे में बताया है। तो जब वो खुल के इतना बात कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। जी, तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे युवाओं को इसे सीखने की ज़रूरत है कि एक तो अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें, अपनी जो तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए कृपया नशे की जो है गिरफ्त में नहीं जाएं। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, नए डॉक्टर के साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका राजीव जी, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।